हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आई एम ट्राइंग टू शेयर माय व्यूज़। आई एम वेरी frequently getting a query pertaining to cancellation of registration. Nowadays what has happened, see, none of us are having any dispute कि फेक इनवॉइसेस या बोगस फर्म्स बहुत सारी क्रिएट हुई जहाँ से इन्वॉइसेस इशू किए गए और क्रेडिट्स ली गई. नो बडी इज डिनाइंग दैट. But important is, even at that point in time, the officers have issued those registrations and the physical verification was still there. But आज जो maximum questions मेरे पास raise हो रहे हैं, those questions are pertaining to the cancellation of registration, especially अभी जो मैं मुद्दा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, that is only residential premises. जहाँ पे आप residential premises के अंदर आपने registration ले रखा है, the officers are denying those registrations, cancelling those registrations. So when I say denying, it means I am making a fresh application for registration जो officers register करने से पहले मना कर रहे हैं. So ठीक है, they have the power of denying the registration, issue a show cause notice, provide an opportunity and getting satisfied or convinced. Or once we are able to satisfy them, then only they will grant the registration. That is also for sure. On the other hand, we also need to appreciate the cancellation part. अब कैंसिलेशन पार्ट में वो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन पहले किया है उन्होंने उनके रेजिडेंशियल एड्रेस पे, वो वहाँ भी विजिट करते हैं और रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर देते हैं. इवन आई हैव गॉन थ्रू सर्टेन ऑर्डर्स वेर इन नथिंग इज मैंशन, दे सिंपली मैंशन दैट योर फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज नेगेटिव, नो रीजन्स व्हाटसोएवर. Even after our explanations, they are not accepting it and they are rejecting it. और हम उनसे अनऑफिशियली बात करते हैं तो अनऑफिशियली दे आर गिविंग वन ब्रीफ कि सर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ये आप घर के जो एड्रेसेस पे लोग कर रहे हैं वहाँ से कोई बिजनेस नहीं हो सकता. उनका लॉजिक ये है कि 5वें माले पे आप रहते हो, 5th फ्लोर पे आपने एड्रेस लिया हुआ है और आप हेवी गुड्स का टर्नओवर दिखाते हो. हाउ इज इट पॉसिबल? सो let me first touch upon this कि how it is possible. Sir, even in GST, first and foremost GST is for supply of both goods and services. पहले मैं आंसर देता हूँ सर्विसेज का. सी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम एन एडवोकेट. इट इज पॉसिबल कि आई डोंट रिक्वायर एनी ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज. और आज तो जमाना है डिजिटाइजेशन का, वर्क फ्रॉम होम का. Government, many organizations including government is promoting digitization as well as the work from home culture, especially after COVID. तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपने घर पे बैठ के, एज एन आर्किटेक्ट मैं अपने घर पे बैठ के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को. सो ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट you cannot provide services from residence and therefore the registration is liable to be cancelled? As per me, it is absolutely an arbitrary attempt which they are doing. Rather I would say abuse of power. दूसरा, अगर हम गुड्स की बात करें तो सर गुड्स में भी जीएसटी लॉ के अंदर भी हम मानते हैं, इवन ई वे बिल बनाते हैं उस हिसाब से. इवन प्रोविजंस ऑफ लॉ है, जो कंसेप्ट है बिल टू शिप टू. एंड लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर, आई एम आर्ग्यूइंग, आई एम सबमिटिंग, आई एम टेकिंग अ व्यू फॉर दोज बिजनेस पर्सन्स who are genuine business persons, जो genuinely बिजनेस करते हैं, घर पे बैठ के टेलीफोन में वो ऑर्डर्स लेते हैं, दूसरी जगह प्लेस करते हैं एंड दे डायरेक्ट देम टू सप्लाई डायरेक्टली टू द रिसिपिएंट. दे आर नेवर रिसीविंग सच गुड्स एट माई रेसिडेंस एट 5th फ्लोर. तो आपका ये जो लॉजिक है कि आप 5th फ्लोर पे आप 100 किलो के गुड्स कैसे मंगा सकते हो, वो 5 फ्लोर कैसे चढ़ सकता है, ऑल दोज as per me are redundant, are not appropriate logics, because there are exceptions. There are situations wherein I may be dealing with bill to ship to concept, जहाँ मैं डायरेक्टली सप्लाई करा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं कि मेरे यहाँ मंगाने हैं गुड्स को, मैं वैसे बिजनेस मॉडल हूँ. सो आई वुड से ट्रीटिंग एवरीवन in the same manner may not be appropriate at various
circumstances. हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आप रजिस्ट्रेशन में मत नहीं कर रहे हैं, वो गलत बात है, क्योंकि सबके फैक्ट्स, सबकी सर्कमस्टांसेस और सबका वे ऑफ डूइंग बिजनेस सेपरेट और अलग होता है. So therefore you cannot have a same principle or a same rule for everyone कि जिसने भी घर पे रजिस्ट्रेशन लिया है वो गलत ही होगा, वो फेक ही होगा, वहाँ से कोई बिजनेस नहीं करता होगा. You cannot expect anyone and everyone who is into supply of goods or services कि वो ऑफिस लेगा और वहीं से जाके वो सर्विसेज दे सकता है. ये था एक सबमिशन, एक व्यू जो आपके लॉ को के साथ चलता है. सो देयरफॉर आई एम सबमिटिंग कि इस तरीके के जो आर्बिट्ररी एक्शंस जो ऑफिसर्स ले रहे हैं, इट इज बैड इन लॉ, एंड ओनली रीजन व्हाई दे आर टेकिंग सच काइंड ऑफ एक्शन इज वन, abuse of power, two, they are not aligned with the law. They only want to use their power and to harass the taxpayers. Otherwise अगर कोई भी ठीक से फैक्ट्स को देखेगा तो इतने रजिस्ट्रेशंस जो कैंसिल कर रहे हो उसमें से आई एम नॉट सेइंग नहीं होंगे, बट इट विल नॉट बी मोर देन 10%, रादर लेस देन 10%. बाकी के 80-90% जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं उनके हैं. वाई आई शुड टेक एन ऑफिस एंड बेयर द रेंट आउट ऑफ इट? दे कैनॉट कंपेल मी टू डू दैट, एंड देयर इज नो वेयर रिटन इन द लॉ कि आप अपने घर पे रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते. नाउ लेट अस गो टू द स्टैट्यूट ऑल्सो. सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 बोलता है कि ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो 5 सिचुएशंस हैं. या तो मैंने कोई प्रोविजंस का कंट्रावेंशन किया हो, या फिर सेक्शन 10 में मैंने रजिस्ट्रेशन लिया हो और रिटर्न्स नहीं भरे हो 3 कंसेक्यूटिव पीरियड के, या फिर मैंने रेगुलर रजिस्ट्रेशन लिया हो और 6 मंथ्स तक के रिटर्न नहीं भरे हो, या फिर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो और अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हो 6 महीने तक, या मैंने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन से लिया. इन 5 सिचुएशन में वो स्यू मोटो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है ऑफिसर, शो कोज नोटिस देने के बाद. देन कम्स टू रूल 21. सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के बाद रूल 21 ऑल्सो सेज रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टन केसेस. यहां पे भी वो 7 सिचुएशन बता रहा है जब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है. एंड इन नन ऑफ दीज सिचुएशंस इट इज रिटन दैट ही कैनॉट कंडक्ट द बिजनेस फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस. क्लॉज ए जरूर बोलता है कि डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. सो इफ आई एम टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन, आई एम डिक्लेयरिंग अ प्लेस एज माई प्लेस ऑफ बिजनेस. If I am not conducting business from there, and if you are able to prove that any business is not being conducted from that particular place, then I can certainly say that yes, Rule 21 allows you to cancel the registration. Otherwise, if you are doing it, as per me, it is not proper. And rather, let me put it in this fashion: I am not for those 10% people. I am there for 90% of the people. 10% के cases में yes, you should take those actions. But nowadays, unfortunately, what we are seeing and what queries I am receiving is, bluntly, out of 100, in 99% of the cases, they are cancelling the registration merely on the context that the registration is taken at the residential address. So I am of the belief, and I request officers not to take such kind of actions. First, evaluate, examine, go to the facts of the case, and try to meet the owner or the applicant or the registrant, and then if need be you can take such action. Rule 25, it says physical verification of business premises in certain cases. जहाँ पे उन्होंने दोनों केसेस बताए कि बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो दे आर नॉट restricted, they are having the power wherein they can visit my residence even after giving me the registration, or my place of business even after giving me the registration. There is no bar in that, so they can certainly visit. I am not disputing that. At the same time, there is a requirement that form REG 30 needs to be uploaded within 15 days of the physical verification. I think in most of the cases this is also not being done. They simply show a reason that your visit or your physical verification report is negative. Now what does that mean? Even in cases I have observed
that the proprietor was there, they have visited, they have asked the questions, but only because the goods were not found, the stock was not there, they have cancelled the registration, saying that the explanation which was given was not appropriate. And besides this, they have not given any reasons further. So therefore, my humble submission and my view pertaining to this issue would be, sir, you all have powers, and those are very broad powers under law, and you are the implementers of this GST law. But at the same time, you are expected to be reasonable. You are having the power. It means that you can verify. If there is a substantial doubt in your mind, you can inquire it further. Still, if you are not satisfied, you can issue a show cause notice and then cancel with the reasons. And this rule should not be applicable to anyone. If I am not found at my place of business, if there are no goods, if there are no documents, if it is suspicious कि भाई मैं वहाँ से बिजनेस ही नहीं करता हूँ, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें सर, लेकिन मेरी वजह से या मेरा रीज़न की वजह से आप बाकी के 100 लोगों का कैंसिल करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. Because everybody, as I've already stated, has a separate circumstance, separate way of working, or rather I would say distinct way of working and distinct culture to work. So therefore, one rule may not be made applicable so far as registration is concerned. On the contrary, sir, आप लोगों को पता है, you are more knowledgeable than what we are or the taxpayers are. There are huge repercussions of such cancellations. All my supplies gets affected. My recipients gets affected. My credits gets affected. So therefore, before taking such harsh action, I'll be requesting officers to take due cognizance of the circumstance, examine and analysis and do the analysis of the situations, and try to determine, you are knowledgeable enough to determine this, that whether this registrant is really fraud or he is a genuine taxpayer. And in case if you reach to a conclusion that yes, he is a genuine taxpayer, kindly do not take this huge step or harsh step of cancellation of his registration suo motu. Once again, I am thankful to each one of you, and I hope that I am very loud and clear so far as my views are concerned. These are certainly my views only. You may or you may not agree to these views, but as a tax professional, as an advisor and as a citizen, it becomes my duty and responsibility to share the views openly and boldly with the listeners, with the participants. Thank you so much. Thank you